अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अल्दी रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज क्रोमेटोग्राफ़ी पर हमारा जो लेक्चर नंबर 7 है, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफ़ी की सेकंड टाइप, जो कि है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफ़ी। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफ़ी प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा लेक्चर नंबर 6 में, उसमें डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने असेंडिंग क्रोमेटोग्राफ़ी का कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर असेंडिंग क्रोमेटोग्राफ़ी का लेक्चर देख सकते हैं। अगर असेंडिंग क्रोमेटोग्राफ़ी का किसी को प्रोसेस पता है, ठीक है, उसकी हैपनिंग पता है, तो उसको डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफ़ी तो बिल्कुल मुश्किल लगेगी ही नहीं। चलें, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफ़ी को हम डिफ़ाइन करते हैं कि द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफ़ी इन विच मोबाइल फेज़ मूव्स डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर मोबाइल फेज़ जो वर्ड है, अगर तो किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, जिसमें मैंने सेकंड लेक्चर जो था हमारा, मैंने स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ पर पार्टिकुलर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसका कंसेप्ट क्लियर किया था। फिर मैं आपको बता देता हूँ, मोबाइल फेज़ हमारे पास होता है वो फेज़ डैट कैन मूव थ्रू आउट, जो कि मुकम्मल तौर पर मूव कर सकता है, वो हमारे पास मोबाइल फेज़ होता है। और दूसरे नंबर पर होता है स्टेशनरी फेज़, वो हमारे पास होता है डैट कैन नॉट मूव। ठीक है, स्टेशनरी फेज़ और जो मोबाइल फेज़ है, ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं क्रोमेटोग्राफ़ी में। अगर आपके ये क्लियर नहीं है तो आपको नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफ़ी समझ आ ही नहीं सकती। आपको मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ और उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेज़ जो एग्जांपल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। चलें, बात करते हैं। बात अगर लंबी हो जाएगी फिर उसी कंसेप्ट में जाना पड़ेगा, तो आप सेकंड वीडियो को जाकर देख लें। हमारे पास क्रोमेटोग्राफ़ी की वो टाइप जिसमें हमारा मोबाइल फेज़ जो होता है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है और ग्रेविटी के मुताबिक मूवमेंट करता है, और हमारे मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होते हैं। तो ऐसी हमारे पास क्रोमेटोग्राफ़ी बेसिकली डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफ़ी कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कोई देता है बीकर, एक एग्जामिनर कहता है जी ये लें बीकर, ठीक है, और इसमें आपका H2O प्लस कंपोनेंट्स जो आपने सेपरेट करने हैं, ठीक है, ये आपके H2O प्लस कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। ये यानी कि बेसिकली एक मिक्सचर सॉल्यूशन है। इसे वो कहता है जी सेपरेट करें, बट डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफ़ी के मेथड से सेपरेट करके दिखाएं। अब जब वो डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफ़ी के मेथड से सेपरेट करने का कहेगा तो उसमें आपको एक बात ये याद रखनी है, डिसेंडिंग का मतलब होता है, जो आपने यहाँ पर एक चीज़ समझ ले, रट्टा या कंसेप्ट के तौर पर याद रखनी है, डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग। अब डिक्रीज़ बंदा कब करता है, ठीक है, डिक्रीज़ तब करता है जब आप ऊंचाई पर हों नीचे की तरफ आएँ, ठीक है, बढ़ाई की तरफ हों तो छोटे होने की तरफ आएँ, ठीक है, इसी तरह आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो इसी में आपने याद रखना है कि जो हमारा मोबाइल फेज़ है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। वो मैं आपको डायग्रामेटिकली और प्रोसेस के थ्रू भी समझाता हूँ। इसके बाद जब आपको कहेगा कि वो मिक्सचर आप है आपके पास, उसे आप सेपरेट करें मगर डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफ़ी के ज़रिए, तो आपने क्या करना है, आपने एक लेना है फ़िल्टर पेपर, ठीक है, एक फ़िल्टर पेपर लेंगे आप, क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेंगे, उस पर आप ड्रॉ करेंगे एक बेस लाइन। ये आप प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ा डिटेल में पढ़ चुके हैं बेस लाइन का क्या फंक्शन होता है। आप बेस लाइन 3 to 4 इंचज़ के दरमियान उसको बेस लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब बेस लाइन पर क्या करना होता है, आपने बेसिकली ये डॉट क्या शो करता है अभी मैं आपको बताता हूँ। इस पर जो आपके पास ये मिक्सचर सोल्यूशन पड़ा है, आप इसको पिपेट की मदद से, ठीक है, पिपेट की मदद से उठाकर इस जो डॉट है इस बेस लाइन पर आके गिराएंगे, ठीक है। गिराएंगे ये नहीं कि आपने उंडेल देना है पूरा बीकर, नहीं, 2 to 3 एक यानी कि एक ड्रॉप भी उठाकर यहाँ डालेंगे, और ये नहीं करना कि ये एक ड्रॉप डाला और फ़ौरन आप उसको आगे अगले प्रोसेस के लिए ले गए, नहीं, आपने यहाँ पर ये करना है कि एक ड्रॉप डालेंगे, ठीक है, उसको आप सूखने देंगे, यानी कि जो उसमें वाटर है उसको आप इवेपोरेट होने देंगे, ठीक है। इवेपोरेट होने देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने कोशिश करनी है कि जो आप यहाँ पर मिक्सचर लें वो सैचुरेटेड मिक्सचर हो। तो सैचुरेटेड मिक्सचर आप किस तरह लेंगे कि जब एक बार लेंगे तो आपको सैचुरेटेड मिक्सचर नहीं मिल जाएगा, बेशक वो वाटर इवेपोरेट भी हो जाए। ये प्रोसेस आपने करना है 3 to 4 टाइम्स, ठीक है। ये 3 to 4 टाइम्स आपने यहाँ पर मिक्सचर का सोल्यूशन जो है वो डालना है और इवेपोरेट होने देना है वाटर को, फिर जाकर आपके पास सैचुरेटेड मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स बचेगा, ठीक है, यहाँ पर जिनको आपने सेपरेट करना है।
बेसिकली क्रोमेटोग्राफी का मतलब यही होता है कि जो मिक्सचर आपके पास गिवन है उसके कंपोनेंट्स को आपने सेपरेट करना होता है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो कुछ बुक्स जो हैं और कुछ जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर आपने पहले ही फिनिशिंग लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है, यहाँ पर पहले ही फिनिशिंग लाइन ड्रा कर लेनी है। और कुछ कहते हैं जी जहाँ तक सॉल्वेंट जाएगा मूवमेंट दिखाएगा वहाँ जाकर आपने जो सॉल्वेंट फ्रंट है या फिनिशिंग लाइन है वो आपने ड्रा कर लेनी है। तो मैं कहता हूँ कि आप बाद में क्या जो काम करना है वो पहले ही कर लें, ठीक है। सॉल्वेंट फ्रंट आप पहले ही ड्रा कर लें, ठीक है। सॉल्वेंट फ्रंट जब आप पहले ही ड्रा कर लेंगे तो आपको पता होगा कि आपने जो मिक्सचर की मूवमेंट है वो कहाँ तक करवानी है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये काम भी हो गया सारा। अब आपने क्या करना है, एक लेना है क्रोमेटोग्राफिक टैंक। अब आपको क्रोमेटोग्राफिक टैंक का नहीं पता तो मैं आपको बनाकर दिखाता देता हूँ कि ये होता है हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टैंक। क्रोमेटोग्राफिक टैंक में आपने इसको उठाना है और हैंग कर देना है यहाँ पर। मगर उससे पहले ये जो जगह है इस पर आपने अपना मोबाइल फेज़ भर देना है, ठीक है। मोबाइल फेज़ यहाँ पर आपने फिल कर लेना है। अब मोबाइल फेज़ जो है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में आपने कौन सा लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मोबाइल फेज़ बेसिकली जो आपके पास होना चाहिए वो है कि आपके पास जो मोबाइल फेज़ हो वो ऑर्गेनिक इन नेचर हो। अब ऑर्गेनिक इन नेचर का मतलब होना का क्या है कि मैंने आपको मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ का जब सेकंड लेक्चर था मैंने उसके में बताया था कि अगर मोबाइल फेज़ ऑर्गेनिक है तो इसकी वजह क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पर इस पेपर में स्टेशनरी फेज़ है। अब इस पेपर में स्टेशनरी फेज़ किस तरह हो गया, क्वेश्चन तो यहाँ पर ये राइज होता है। तो पेपर आपको पता है बना होता है सेलुलोज़ का, ठीक है, सेलुलोज़ का बना होता है। तो उसका हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो ये कुछ इस तरह का नज़र आता है, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास सेलुलोज़ का होता है। उसमें जो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप होते हैं, ट्रैप होने का मतलब यही है कि वो मूवमेंट नहीं शो कर पाते। जब वो मूवमेंट नहीं शो कर पाते तो मैंने बताया था वो फेज़ जो कि मूवमेंट नहीं शो कर पाता वो हमारे पास स्टेशनरी फेज़ कहलाता है। ये तो हमारे पास वाटर स्टेशनरी फेज़ हो गया। और आपको पता है वाटर हमारा जो है वो पोलर इन नेचर है, ठीक है। तो जब स्टेशनरी फेज़ पोलर इन नेचर है तो आपको डेफिनेटली मोबाइल फेज़ जो है वो ऑर्गेनिक या नॉन पोलर इन नेचर लेना होगा, नॉन पोलर इन नेचर लेना होगा। अब नॉन पोलर इन नेचर जो आपके पास फेजेस हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, आपके पास अल्कोहल्स हो सकती हैं, ठीक है, आपके पास क्लोरोफॉर्म हो सकता है, ये जो मशहूर है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, एसीटोन हो सकता है। तो आप इनमें से कोई भी मोबाइल फेज़ ले सकते हैं जो कंपोनेंट्स की अफिनिटी को मैच करे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक रॉड लगाकर अपना जो पेपर है उसे हैंग कर देना है, ठीक है। अब जब हैंग करेंगे तो आपने ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि पेपर का कुछ हिस्सा आपके जो मोबाइल फेज़ है उसमें डिप होना चाहिए। और जो आपने यहाँ पर बेस लाइन लगाई हुई है, ठीक है, बेस लाइन लगाई हुई थी उसमें जो सॉल्वेंट में है वो बेस लाइन डिप नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको मैं बड़े डिटेल में बता चुका हूँ कि इनकी रीज़न क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपने जब क्रोमेटोग्राफिक जो पेपर है, ठीक है, उसमें जब उसको हैंग कर लिया तो उसका कुछ पोर्शन आपने ख्याल रखना है कि इसमें डिप हो और बेस लाइन इसमें डिप ना हो। अब आपको पता है कि जो मोबाइल फेज़ है वो मूवमेंट दिखाएगा, वो अपवर्ड से डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाएगा, ठीक है। जब अपवर्ड से डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाएगा तो वो जब यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो आपको पता है कि कंपोनेंट्स भी साथ मूव करेंगे। जब कंपोनेंट्स मूव करेंगे तो आपको पता है कि जो हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है उसमें आकर वो पार्टीशन की तरफ चला जाएंगे, क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी हमारे पास बेसिकली एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है। यहाँ पर वाटर स्टेशनरी फेज़ भी सॉल्यूशन है, लिक्विड है, और यहाँ पर ये भी जो हमारे पास मोबाइल फेज़ है ये भी लिक्विड है। तो जो हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे वो पार्टीशन में आ जाएंगे, ठीक है, वो डिवाइड हो जाएंगे इन दोनों के दरमियान, इनकी अफिनिटीज़ के दरमियान, और इस तरह वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अफिनिटी जो है वो हर कंपोनेंट की डिफरेंट होती है, अफिनिटी हमारे पास हर कंपोनेंट की डिफरेंट होती है, अफिनिटी डिफरेंट होती है कंपोनेंट्स की।
इसी बेस पर, इसी प्रिंसिपल पर, ठीक है, ये सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे और हमारा सॉल्वेंट जो मोबाइल फेज़ है वो हमारा जो पहले ही हमने ड्रा की हुई थी, ठीक है, सॉल्वेंट फ्रंट इधर तक जब मूव कर जाएगा, ठीक है, तो आपने इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को उठाकर बाहर निकाल लेना है। ठीक है, आप जब बाहर निकालेंगे तो आपके पास जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर था वो कुछ इस तरह शो होगा। एक जो आपने बेसलाइन लगाई हुई थी पहले, ठीक है, और एक सॉल्वेंट फ्रंट, इसके दरमियान होगा ये। अब चेंजिंग ये आई होगी, जो कंपोनेंट्स थे उन्होंने स्पॉट छोड़ दिए होंगे, 1 2 3। फ़र्ज़ करें आपके पास 3 कंपोनेंट्स थे जिनको आपने सेपरेट करना था, तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स के हमारे पास 3 स्पॉट्स आ जाएंगे। ये डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स भी शो कर सकते हैं। जब ये स्पॉट्स आ जाएंगे तो आप इनको सुकून से यहाँ से काट कर और सूटेबल सॉल्वेंट की मदद से इनको काट कर, ठीक है, इनको सूटेबल सॉल्वेंट में सेपरेट कर लेंगे। ये हमारा क्रोमेटोग्राफी का जो था वो मकसद पूरा हो जाता है इस जगह पर आकर। मगर यहाँ पर मैं एंड नहीं करूँगा अपने लेक्चर को। बेसिकली तो ये लेक्चर एंड हो गया, हमने डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी से अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया। मगर असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में कौन सा मेथड प्रेफरेबल है, ठीक है, कौन सा मेथड हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा मेथड ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसको मैं इस शॉर्ट क्वेश्चन पर भी रोशनी डाल देता हूँ जी। तो अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंस की बात करें तो इनका जो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस है वो हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक पेपर जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो ही हमारे पास डिफरेंट आ जाता है। इसमें हम जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर की स्ट्रिप यूज़ करते हैं, स्ट्रिप ऑफ पेपर इज़ शॉर्ट। अच्छा, अब जब पेपर की स्ट्रिप ही शॉर्ट होगी हमारे पास, जो पेपर हम क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं, तो आपको पता है कि जो जितनी ज़्यादा स्ट्रिप बड़ी होगी उतने ही कंपोनेंट्स हमारे पास ज़्यादा हैवी मिकदार में हम उन कंपोनेंट्स को, जैसे हम 3 कंपोनेंट्स को सेपरेट कर चुके हैं, यहाँ पर हम 10 कंपोनेंट्स, 15 कंपोनेंट्स, 20 कंपोनेंट्स, मतलब लार्ज क्वांटिटीज़ की तरफ जा सकते हैं जितनी बड़ी क्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप यूज़ होगी। तो स्ट्रिप ऑफ पेपर इज़ शॉर्ट। इसमें हमारे पास जो डिसेंडिंग है, स्ट्रिप ऑफ पेपर इज़ लार्ज। तो हम इसमें जो स्ट्रिप पेपर की यूज़ करते हैं वो लार्ज होती है। तो इसमें अभी तक जो हमारा रिज़ल्ट आया, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी मोर प्रेफरेबल है, ठीक है। ये आप शॉर्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट बना रहे हैं, आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है डिफरेंशिएशन का इनके दरमियान, वो ये है कि जो हमारे पास असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है ये स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस ऑफ कंपोनेंट सेपरेशन। क्यों? इसका भी एक रीज़न है, तब तक आप सोचें। ये क्या है? फास्ट प्रोसेस ऑफ कंपोनेंट सेपरेशन। अच्छा, इसमें हमारे पास जो असेंडिंग है इसमें कंपोनेंट की सेपरेशन क्यों स्लो होती है? क्योंकि आपका जो मोबाइल फेज़ होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। नीचे से ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या है कि अगेंस्ट ग्रेविटी है, अगेंस्ट ग्रेविटी है। तो आपको पता है कि आपको खुद कंपनसेशन देनी पड़ेगी इस प्रोसेस के उलट। नेचर के जब उलट जाएंगे तो आपको पता है आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। और ये क्या होता है, मोबाइल फेज़ जो होता है, मोबाइल फेज़ ये डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाता है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में। तो ये है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी है ये, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। तो ये जब अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी है तो इसकी स्पीड आपको पता है डेफिनेटली तेज़ हो जाएगी। थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा लास्ट पॉइंट है इन दोनों की डिफरेंशिएशन का, वो ये है कि जो हमारा असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है ना, ये लेस सूटेबल फॉर द लो RF वैल्यू कंपोनेंट्स। इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये है मोर सूटेबल फॉर द लो RF वैल्यू कंपोनेंट्स, ठीक है।
तो इसमें हम कह सकते हैं जो रिटेंशन फैक्टर है या रेट ऑफ फ्लो भी कह लें आप, वो भी एक अलग पॉइंट है। इसमें ये होता है कि जो असेंडिंग होता है ना, आपको पता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है, तो वो कंपोनेंट्स जिनका पहले ही रेट ऑफ ठीक है जो फ़्लो है या रिटेंशन फैक्टर है वो पहले ही बहुत लो है, तो वो जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और स्लो हो जाएंगे, तो उनके लिए ये जो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है ना, ये सूटेबल ही नहीं होती। और जो हमारे पास डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो वो कंपोनेंट्स जिनका RF वैल्यू जो है वो पहले ही लो है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आने में सूटेबल या कंफर्टेबल रहते हैं, तो इनके लिए जो हमारे पास डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो आपको यहाँ पर अंदाज़ा हो गया कि तीनों पॉइंट्स में डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी जो है वो नंबर ले गई। तो इसमें जो आपका आंसर बनता है वो ये होगा कि डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी इज़ मोर फीजिबल। बस इतना सा जवाब आपका पूरा कंसेप्ट बता देगा कि डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी जो है वो मोर फीजिबल होगी। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस उसमें हमने देखा, और उसके बाद हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग जो क्रोमेटोग्राफी है इन दोनों का बेसिक डिफरेंस देखा, और कौन सा मेथड मोर फीजिबल है उसकी वजूहात भी हमने देखी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो थर्ड टाइप जो लास्ट टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी की, रेडियल क्रोमेटोग्राफी, उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।